अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आगे विचार का विकास ही नहीं हो पाता। हेमंत रॉय ने एक जगह लिखा है कि विचारों का विकास काफिरों के द्वारा होता है। विकास काफिरों के द्वारा होता है, मतलब जो असहमत लोग हैं उनके द्वारा होता है, क्योंकि अगर आप सहमति होते चले जाएंगे तो उसमें आगे विचार बढ़ेगा नहीं। तो विचारों के विकास से मतलब होता है मानवीय चेतना का विकास, किसी एक विचार के विकास से तात्पर्य नहीं है। तो यूरोप में जो परिस्थिति चल रही थी उस समय मध्यकाल तक, इसलिए उसको यूरोप के इतिहास में भी मिडेवलिज्म कहते हैं। हमारे यहाँ भी वो सब चल गया बाद में। इसका मतलब था कि मध्यकालीन वाद। तो ये जो मध्यकालीन वाद चल रहा था उसमें वो भिन्न था ग्रीक कल्चर से। तो वहाँ फिर भी कुछ विवेक का स्थान था, कुछ तर्क था, कुछ चीज़ों को समझने की आलोचनात्मक दृष्टि से कोशिश थी। प्लेटो अरिस्टोटल में वो मिलती है, खासतौर से सुकरात में तो मिलती ही है। लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी के आने के बाद में और इधर इस्लामिक उसके बाद में यूरोप में जो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उसी चीज़ को मानते चले जाओ। तो कुछ लोगों ने एक तरह से इसके खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने कहा जो चीज़ मानवीय विवेक को स्वीकार नहीं है वो नहीं मानी जा सकती, और इसी कारण से उन बहुत सी मान्यताओं का जिनका जिक्र बाइबल करती है, इंजील करती है, उनको भी इन्होंने स्वीकार किया। जिनका जिक्र अरिस्टोटल करते हैं उनको भी इन्होंने स्वीकार किया, और ये कहा कि ये तर्क सिद्ध नहीं होता। और तर्क सिद्ध का मतलब था जिसे आप वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कर सकें। तर्क का आधार अनुभव होता है, तो आप अपने अनुभवों के आधार पर इसको सिद्ध कर सकें। अनुभव का मतलब इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ पर, जीवन के जो भौतिक स्थितियों का अनुभव उनके आधार पर। अनुभव का वहाँ अर्थ यही माना जाता है। हमने उसको फिर अपने अनुभूति वगैरह में दूसरा एक्सपीरियंस बना लिया, वरना वो ऐतरिक अनुभव ही वहाँ पर अनुभव है उस समय तक। तो उसको अगर नहीं है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इससे आधुनिकता पैदा हुई, तो इससे ये मानसिकता बनी। तो इसके कारण से फिर विज्ञान का भी विकास हुआ। बहुत सी चीज़ें नए सिरे से सोची जाने लगी, एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे। तो यहाँ तक तो ये आधुनिकता बिल्कुल ठीक थी, इसमें तो कुछ बुरा नहीं था। हमारे यहाँ भी उसकी परंपरा रही है। हमारे यहाँ जब कहा गया कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है, सबसे पहला बड़ा प्रमाण वही होता है, तो वो वही आधुनिकता है कि केवल कहने से नहीं माना जा सकता। तो ठीक यही बात वहाँ पर शुरू हुई, और जब शुरू हुई तो फिर धीरे धीरे विज्ञान का जब विकास हुआ, तो विज्ञान तो एक लॉ ऑफ नेचर को जानना है, प्रकृति के नियम को जाना है, प्रकृति कैसे काम करती है कोई चीज़, ये विज्ञान है जिसे हम नेचुरल साइंसेज कहते हैं। तो विज्ञान का तात्पर्य तो प्राकृतिक विज्ञान का मतलब तो ये था। पर जब वो ज्ञान होने लगा तो उससे उनको लगा इसके तो कई फायदे हो सकते हैं। जैसे आप अगर जान जाएं कि पानी को बहने से रोक, अगर बीच में अवरोध कर दिया जाए तो रुक जाएगा, तो आप बांध बनाना सीख जाएंगे। तो ये ज्ञान आपको हुआ कि ये चीज़ होने से ऐसा हो सकता है, फिर उसका इस्तेमाल आप छोटा बांध बनाने में भी, बड़ा बांध बनाने में भी, जैसा कुछ करना चाहें कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में ये फ़र्क हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लॉ ऑफ नेचर को समझना और उसका अपने किसी प्रयोजन के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए एक तरीका निकालना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मूल रूप से टेक्निक शब्द जो है ग्रीक का, मूल रूप से उसका अर्थ भी होता है मोड ऑफ नोइंग। मोड ऑफ नोइंग जो है मोड ऑफ डूइंग हो गया। जिस तरह जाना उस तरह करके देखा तो हो गया। तो फिर उसके आधार पे सारी टेक्निक्स डेवलप होने लगी। तो टेक्नोलॉजी हमेशा मनुष्य अपने स्वार्थ से, अपनी इच्छा से, अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है, बनाता है, खोज करता है। और विज्ञान निरपेक्ष रूप से नियमों की खोज करता है, प्रकृति के नियम। तो अब आधुनिकता जब टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई, तो ये टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हुई साम्राज्यवाद में, ये टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हुई युद्धों में, ये टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हुई उपनिवेशवाद में। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके और ये सारी चीज़ें बनी। उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में, फिर उत्पादन को बेचने में, जहाँ मंडी को कब्जा करने में, कच्चा माल ले अपना माल बेचो, ये सब कुछ अब इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। तो और जब ये होने लगा तो जो जीवन शैली इस टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित हुई पश्चिम में, हमने दुर्भाग्यवश ये मान लिया कि वही आधुनिकता है।
सामान्य जो आधुनिकता की धारणा बनती है हमारे परसेप्शन के अंदर सामान्य लोगों में, वो यही बनती है कि ये आधुनिक होने का मतलब ये है, ये करो, ऐसा पहनो तो आप आधुनिक। जैसा अभी पिछले सत्र में कोई मित्र बोल रही थी कि आप जन्मदिन यूँ मनाओ तो आप पुराने यूँ मनाओ तो आधुनिक। तो ये उनकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली के मुताबिक हम रहने लगे, ये आधुनिकता होगी। इस आधुनिकता ने वहाँ जो परिणाम दिखाए और जो दिखा रहा है, दिखा रही है, वो हमारे यहाँ भी दिखा रही है, दिखाने लगी है। अभी तो बहुत बाकी है दिखाना, लेकिन काफ़ी हद तक दिखाया है। तो एक तो हमें इस आधुनिकता को लेकर के समझ रहे हैं, एक आधुनिकता वो है जो मानवीय विवेक को केंद्र में रखती है, एक आधुनिकता वो है जो पश्चिमी जीवन शैली को आधुनिकता अनुकरण। तो ये इन दोनों में इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। वरना तो महात्मा गांधी भी अहिंसा के समर्थन में तर्क देते हैं गुरुत्वाकर्षण का, अहिंसा विज्ञान के आधार पर ही देते हैं। वो खुद विज्ञान को क्या नहीं मानते थे, नहीं तो कैसे ये तो तर्क देते, क्यों देते कि? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से अब दिक्कत ये आती है कि जब आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, किसी मित्र ने पिछले पूछा विज्ञान विकास जो है वो क्या सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका आधार क्या होगा उस विकास का, उसके पीछे दृष्टि क्या होगी, इसको समझने की जरूरत होती है। उस दृष्टिहीन विकास जो है या केवल स्वार्थ केंद्रित विकास को फिर विकास नहीं कहा जाता। तो अब ये हमको देखना है कि भारतीय जो अभी हमारा जो मन है, उसमें जो संभ्रम पैदा हुआ है आधुनिकता को लेकर के, वो ये संभ्रम है। इस आधुनिकता ने एक प्रकार से हमारी ये दृष्टि ही बन गई, इस तरह से ही करना है। इसका नतीजा ये हुआ कि जीवन के हर आयाम में हमने उन्हीं पैराडाइम्स को एक्सेप्ट कर लिया, उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं प्रतिमानों को स्वीकार कर लिया जो तकनीकी से प्रेरित पश्चिमी समाज करता रहा है। मैं आपको उदाहरण के लिए जीडीपी का एग्जाम्पल देता हूँ। कॉमन चीज़ है जीडीपी, आप सब जानते, मनोज जी भी बात कर रहे थे उसकी, कि अगर किसी देश की उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी तो समृद्ध हो गया। जीडीपी बढ़ गई, इसका मतलब समृद्ध हो गई। हाँ वही, तो वो समृद्ध हो गया। अब समृद्ध जो हो गया, हमारा देश के बारे में कहा जाता है वो 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति दुनिया की बन गया और तीसरी बनने को जा रहा है। इतनी जीडीपी हमारी बढ़ गई है। भैया अगर इतनी जीडीपी बढ़ गई है और हमारा देश इतना समृद्ध हो गया है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की मजबूरी क्यों है? इसका मतलब क्या है? ताली मत बजाइए, इसका मतलब सोचिए। इसका मतलब क्या है कि ये जीडीपी जो है कुछ चुने हुए लोगों को समृद्ध बनाने वाली जीडीपी। सामान्य भारतीय जन को अगर 2 वक्त की रोटी स्वस्थ जीवन जीने के लिए नहीं मिल रही है और वो उसे आप बड़े आसान के तरीके से दे रहे हैं, उसी के टैक्स से लेकर के, और आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। हम तो तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं। जिन देशों की जीडीपी बहुत ज़्यादा है वो किस उत्पादन के आधार पर है? हमसे जो देश बहुत आगे मान लिए गए, क्या 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 पैदा कर रहे हैं और क्या बेच रहे हैं? सबसे बड़ा आधार है शस्त्र उत्पादन, वेपनरी, और दूसरा है कॉस्मेटिक्स। मैं कारों वगैरह को भी इसी में शामिल करता हूँ। कॉस्मेटिक्स और जीडीपी, कॉस्मेटिक्स और वेपनरी, ये 2 बड़े आधार हैं संपन्न देशों की जीडीपी, जिसको संपन्न कहा जाता है, उन देशों की जीडीपी के बढ़ने। कोई रिसर्च नहीं होती इस पर कि इस देश की जीडीपी बढ़ने में शस्त्र उद्योग का कितना योगदान है और विलासिता उद्योग का कितना योगदान। क्या इकोनॉमिक्स वाले करके देखें कि कितना योगदान है? तो ये जो दोनों ही प्रकार का उत्पादन है, ये क्या सही उत्पादन है? क्या ये होना चाहिए? तो हमने ये मान लिया, क्योंकि हमने मान लिया सारे पश्चिमी विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं, एडम स्मिथ के ज़माने से हमारे विश्वविद्यालय भी वही पढ़ा रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालय का फला प्रोफेसर हार्वर्ड में पढ़ कर के आया है, फला कॉर्नेल में पढ़ कर के आया है, वो वही पढ़ कर के आया है और वही आपको पढ़ा रहा है। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये आधार एक बात।
इस देश के कितने लोगों को स्वस्थ जीवन मिल रहा है? समृद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वस्थ जीवन मिल रहा है। ये आपकी जीडीपी का आधार क्यों नहीं बनता? यानी आपकी समृद्धि का आधार क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमने मान लिया कि वही है, तो धीमे धीमे सबको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? 300 साल से तो मिला नहीं, 300 साल से ये रट लगी जा रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो दृष्टि है वो कहाँ चूक गई। विकास का विरोध नहीं है, उत्पादन तो हर देश को चाहिए, और अगर अच्छा उत्पादन अच्छी चीज़ों का हो तो और ज़्यादा हो तो क्या बुरा है इसके अंदर। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ रहा है और उस विकास की पीछे दृष्टि क्या है। और जब मैं विकास के पीछे की दृष्टि कर रहा हूँ तो मैं पूरे जीवन के पीछे की दृष्टि की बात कर रहा हूँ, वो उससे अलग नहीं हो सकती। तो भारतीय जीवन जो पारंपरिक जीवन है, हम उसकी ओर लौटे, हम कहते हैं भारतीय मानस तो उसके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, मैं भी मानता हूँ होना चाहिए, पर वो पारंपरिक जीवन की दृष्टि क्या है? क्योंकि परंपरा में भी कई चीज़ें रूढ़ी बन जाती हैं, कई चीज़ें धीमे धीमे एक सोचना बंद कर देते हैं लोग, उसके बारे में मानते ही चले जाते हैं। बहुत से ऐसे रिवाज हैं, मानने वाले लोग पता नहीं क्यों मान रहे हैं। चलता यही चल रहा था हमारे, तो 10 पीढ़ियों से ये हो रहा है, अब इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये जो दृष्टि है, इसके पीछे था क्या? अभी इन्होंने किसी ने ईश्वर की बात की, कोई ईश्वर को नहीं माने तो कैसे मान ले कुछ? अरे भैया, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, जैन ईश्वर को नहीं मानते। इसी भारत भूमि में 2 धर्म है, जिनको धर्म कहा गया है। 2 धर्म ऐसे पैदा हुए हैं जो किसी कर्ता ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, कि सृष्टि किसी ईश्वर ने बनाई है, नहीं मानते। और माफ कीजिए, आपका वेदांत दर्शन भी नहीं मानता कि सृष्टि किसी ईश्वर ने बनाई। आपका नासिदी सूक्त भी नहीं कहता, जो ऋग्वेद का सूक्त है, कि सृष्टि किसी ईश्वर ने बनाई। वो तो इसी से दिले सर। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर दृष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, लाना नहीं आनी तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर वो क्या चीज़ है? तो ईश्वर भारतीय दृष्टि के केंद्र में नहीं है। अगर उसको केंद्र में रखेंगे तो इन सब धर्मों को भी आपको अलग कर देना पड़ेगा, सिखों को भी अलग कर देना पड़ेगा। तो आपकी दृष्टि क्या है? उसके लिए खुद धर्मपाल जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने चलते भी किया है उसका इस्तेमाल, ज़्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं की उसकी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारतीय दृष्टि का, जीवन दृष्टि का, और जिसमें जीवन के, जब हम जीवन दृष्टि की बात करते हैं तो जीवन के सभी आयाम उसमें आते हैं। उसमें अर्थ भी आता है, उसमें राज्य भी आता है, उसमें हमारा सामाजिक संगठन भी आता है, हमारे उत्पादन पद्धतियाँ भी आती हैं, टेक्नोलॉजी भी आती है, सब कुछ आता है क्योंकि वो जीवन की दृष्टि है। और उस जीवन की दृष्टि का आधार है हमारे यहाँ पर ऋत का सिद्धांत। ऋत एक वैदिक सिद्धांत है, उसमें कोई ईश्वर नहीं है। ऋत का मतलब होता है कॉस्मिक लॉ। इस पूरे ब्रह्मांड का जो नियम है, ये पूरा ब्रह्मांड एक है और वो किसी एक नियम से संचालित है। इसमें भिन्नताएं हैं, आंतरिक भिन्नताएं बहुत होंगी, लेकिन वो सारी भिन्नताएं उस एक नियम के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं। और इसीलिए देवताओं तक के बारे में कहा गया है कि वे ऋतायु होते हैं, ऋतस्य पंथा होते हैं, ऋतस्य गोपा होते हैं, यानी उन्हें ऋत का अनुकरण करने वाला, ऋत का पालन करने वाला, ऋत का परिरक्षण करने वाला, ये सब कहा गया। और उस ऋत में ईश्वर कही गई, देवता तो खुद मान रहे हैं उसको। तो ये जो ऋत है, ये नियम क्या है हमारी समाज, हमारी दृष्टि में या हमारे भारतीय परंपरा में इस नियम की व्याख्या कैसे की गई? ये ऋत है क्या? ये ऋत ये है कि पूरी सृष्टि परस्पर अवलंबित है, उसमें सजीव निर्जीव का भेद नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। जो कई बार हम सजीव निर्जीव का भेद कर देते हैं, वो कभी पूरी सृष्टि, जिसे हम सजीव कहते हैं अथवा निर्जीव कहते हैं, वो सारी सृष्टि परस्पर अवलंबित है। और ये इस परस्पर अवलंबन का नियम का पालन करना ही ऋत का पालन करना है। यानी आप अगर अपने जीवन में इस पारस्परिकता का ख्याल रखते अपना आचरण करते हैं, आचरण चाहे आपका सामाजिक हो, वैयक्तिक हो, अंतर्वैयक्तिक हो,
राजनीतिक हो। धर्मपाल जी कहते थे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राज्य और समाज को हमने अलग अलग कर दिया। तो तात्पर्य ही था कि समाज ऋतु को मानता रहा, राज्य ने मानना बंद कर दिया। तो एक प्रकार से ये जो ऋतु का कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, और ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत इसको मत समझिए कि मैं बहुत ट्रेडिशनल किस्म की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल मतलब कोई रूढ़िवादी किस्म की बात कर रहा हूँ, या मैं तो शास्त्र की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र भी व्याख्या सम्मत होते हैं, और अगर उसमें कुछ गलत कहा है तो उसको नहीं। गांधी कहते थे कि मैं ऐसे किसी भी शास्त्र को नहीं मानता जो अहिंसा और विवेक के विरुद्ध है। अस्पृश्यता के समर्थन में बहुत पंडितों ने उनको कहा कि ये बातें लिखी है शास्त्रों में, उनका मैं नहीं मानता, ये शास्त्र में गलत लिखा। तो शास्त्र भी कई बार एक समय विशेष में लिखे जाते हैं तो थोड़ा प्रभाव उसका रहता है। तो लेकिन वो कहते हैं कि आप अपने विवेक को तो काम में लीजिए, कि आप अपने विवेक में ये जो परस्परावलंबन है, ये मानवीय जीवन में प्रेम के रूप में व्यक्त होता है, सामाजिक जीवन में सहकार के रूप में व्यक्त होता है, आपसी संबंधों में एक दूसरे की मदद करने के रूप में होता है। और मैं एक विजय बहादुर जी, एक मैं 5 मिनट ज़्यादा लेते हुए कहूँगा, ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, आप सब लोग उससे परिचित हैं पर कोई उस पर गौर नहीं करता है। वो कॉन्सेप्ट है पंच महायज्ञ का। हमारा ये जीवन जो है हमारे ऊपर एक कर्ज है, मनुष्य का ये जीवन जो हमको मिला है एक तरह का ऋण है हमारे ऊपर। तो जब तक इस ऋण से मुक्ति नहीं होगी तब तक आपको मोक्ष कुछ नहीं मिल सकता है। इन ऋणों से मुक्ति आवश्यक है। ये ऋण क्या है? सामान्यतः 3 ऋण सब लोग जानते हैं। पितृ में मातृ ऋण भी शामिल करता हूँ, मतलब पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, ये नहीं जानते ना, लेकिन वास्तव में 5 है। शतपथ ब्राह्मण में इन 3 के बाद में इनका जिक्र करते फिर आगे कहा गया है कि एक निऋण किंबा भूत ऋण है। उन्होंने किंबा कह दिया कि आप इसको और कर लीजिए। निऋण और भूत ऋण, ये 2 ऋण और हैं। निऋण का मतलब क्या है? बाकी समाज, यानी जो बाकी समाज है उसके बिना भी आपका जीवन नहीं चल सकता है। अन्य व्यक्तियों के बिना, अन्य मनुष्यों के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। तो जैसे माता पिता के बिना, गुरु के बिना, या किसी सभी तत्वों के बीच की दैवी तत्वों को माने बिना आपका जीवन नहीं चलता, वैसे ये भी नहीं चलता। दूसरा भूत तत्व की, भूत का मतलब प्रेत से नहीं है, मतलब घोष नहीं है। भूत का मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं, मानवेतर जीवन जितना है, मनुष्य से इतर जितना जीवन है, इसमें पशु पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, पानी भी आता है, हवा भी आती है, सारे भौतिक तत्व आते हैं। उन सब के बिना भी आपका जीवन नहीं चल सकता है। तो जब तक आप इन 5 ऋणों का से उऋण नहीं होते हैं तब तक आपका विकास नहीं हो सकता, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आपका जीवन मनुष्य के रूप में सार्थक नहीं हो सकता। अब ये 5 कैसे करेंगे? इसके लिए तो आपने पितृयज्ञ कर लिया। हमने मान लिया कि संतान पैदा होगी तो पितृयज्ञ होगा। संतान पैदा होगी, आगे वंश चल हो गया, वंश परंपरा बढ़ा दी। इतना ही नहीं है, संतान को शिक्षित करना, परिवार के लिए उसको, समाज के लिए उसको योग्य बनाना, समाज के काम आ सकने लायक बनाना, ये सब जब आप संतान के लिए करते हैं तब उससे मुक्त होते हैं। जैसे आपके पिता ने, आपके वंश ने आपके लिए किया, खाली पैदा थोड़ी कर दिया था। तो उसी तरह से उसका पालन करना, एक अच्छा मनुष्य उसको बनाना, कर्तव्य पालन करने वाला मनुष्य बनाना, तब वो ऋण से उऋण होते हैं। तो उसको पितृयज्ञ कहा गया। दैव यज्ञ के लिए आप यज्ञ वगैरह करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, कुछ आप कुछ मत करिए, ध्यान ही करिए, केवल पूरे मनुष्यता का ध्यान करिए, पूरी सृष्टि का ध्यान करिए। यानी एक दैवी तत्व अगर मानते हैं तो, न मानते तो कर कोई खास बात नहीं। उसके बाद में आता है ब्रह्मयज्ञ, यानी जो ज्ञान परंपरा आपको मिली है उस ज्ञान परंपरा को आगे विस्तार के लिए, उसको आगे सौंपने के लिए आप क्या कर रहे हैं। हर आदमी तो शिक्षक नहीं होता, तो उसके लिए आपको ये करना होता है कि आप
शिक्षा तो दें, अगर दे सके तो ज्ञान का विस्तार खुद कर सके तो करें, अगर खुद न कर सके तो उसमें सहायता करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें, जहाँ तक आप कर सकते हो उसमें मदद कर सकते हो, ऐसा करें, तब आप उस ऋण से मुक्त हो। और निरी ऋण से मुक्त, हमारे यहाँ मान लिया कि अतिथि देवो भव, अतिथि आ गया सत्कार कर दिया तो आप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। जो भी वंचित है, जो दलित है, जो ज़रूरतमंद है, उसकी मदद जब आप करेंगे तब आप निर्ऋण से मुक्त हो। यानी मनुष्य मात्र के लिए आप कुछ करेंगे तब आप निर्ऋण से मुक्त होंगे। और पांचवा मैंने आपसे कहा भूषण, आप सब लोग जीवन में करते हैं, पशु पक्षियों को दाना डालते हैं, गर्मियों में परिंदे लगाते हैं पक्षियों के लिए, पहले तालाब साफ करते थे बारिश आने से पहले, प्रदूषण नहीं हो इसका ध्यान रखते थे, पेड़ पौधों को सींचते थे। ये सारी चीज़ें भूत यज्ञ करना है परंपरा ढंग से, ये आपकी परंपरा बताती है, मैं कोई नई व्याख्या नहीं कर रहा। जब आप ये करते हैं तब आप मुक्त होते हैं। अब आप बताइए, सब काम जो आप कर रहे हैं, ये पूरी सृष्टि की आपसी संबद्धता, उसकी इंटर रिलेशनशिप, आपके और सृष्टि के बीच का संबंध क्या है, क्या इसकी व्याख्या नहीं होती इससे? पूरी सृष्टि के साथ आपका क्या संबंध है, इसकी व्याख्या होती है। तो और आज आपकी आधुनिक विज्ञान जिसका लेटेस्ट विकास हुआ है इकोलॉजी के रूप में, जो एक वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है, वो इकोलॉजी क्या है कि पूरी सृष्टि एक है। और एक रूपक की तरह से कहा जाता है कि अगर एक तितली को भी चोट पहुंचती है तो पूरी सृष्टि को चोट पहुंचती है, क्योंकि उसका ही काम है। ये जो इकोलॉजी है आपकी, यही रहता है, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने जीवन में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, विकास कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो भी काम आपका कर्म है, उस कर्म में अगर आप इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं कि ये हित के अनुसार है कि नहीं, हित का उल्लंघन ही हिंसा है। हित का उल्लंघन ही हिंसा, ये मेरी परिभाषा है। हित का उल्लंघन ही अन्याय है, हित का उल्लंघन ही, ये सब साम्राज्यवाद वगैरह क्या थे, ये उसी का उल्लंघन थे। क्योंकि हित के अनुसार प्रत्येक अस्तित्व अपने में भी स्वतंत्र है और सारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इस भाव से अगर विकास भी किया जाता है, करिए, करके दिखाइए। आदिवासी वही उसी तरह से जीवन जी रहे थे। आप कहते हो अविकसित है, दिनकर ने लिखा है कि छोटा नागपुर के जो निवासी हैं वो हम लोगों से अधिक संस्कृत हैं, अधिक सभ्य हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये जो संभ्रम दूर हो जाएगा सारा, अगर आप या कोई शब्द ले लीजिए, उसको का वैज्ञानिक शब्द ले लीजिए, पारस्परिकता वगैरह कोई नाम दे लीजिए, प्रेम दे लीजिए, उसके ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने जीवन को विकसित करते हैं, अपनी दृष्टि को विकसित करते हैं, तो आप हर प्रकार के आधुनिकता कहिए, वैज्ञानिकता कहिए, तकनीक कहिए, उसके सारे संभ्रम से मुक्त होते हैं। प्लेटो ने कहा है कि आप क्या उत्तर पाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप सवाल क्या पूछते हैं। आप अपने से सवाल ये पूछिए कि क्या हम अपना जीवन ऐसे चला सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, आपने सही कहा और हर बार एक नई परिभाषा, एक नया पंच लाइन आप लेके जाते हैं। हम सब आधुनिक शब्दों में पंच लाइन होता है। तो रित का उल्लंघन ही हिंसा है, रित का उल्लंघन ही अन्याय है। और मैं उसमें सर आपकी ही एक लाइन को और जोड़ता हूँ, रित का उल्लंघन ही शोषण है, जो एक्सप्लॉयटेशन है। तो सर जो कहते हैं इसी प्रकार से हिंसा के लिए बात करते हैं। तो सर का ये जो व्याख्यान था जिसमें उन्होंने कहा कि विकास का आधार क्या होना चाहिए, तो उसका मानवीय विवेक होना चाहिए, जिसमें अंतिम आदमी तक की बात हो, जो बात धर्मपाल भी कहते हैं और ये गांधी कह रहे हैं। तो उस अंतिम आदमी की बात नहीं है। जीडीपी वाला जो विकास है उसमें आंकड़े तो हैं, लेकिन अंतिम आदमी का उल्लेख नहीं है। तो